नमस्कार, विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं की गणित को शुरू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो के अंदर हम इस अध्याय के अंदर बेसिक परिचय जितने भी संख्याएं है उनके प्रकार को जानेंगे, किस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है, किस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, जितनी भी इस अध्याय से संबंधित बेसिक बातें हैं इन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे संख्याओं के प्रकार में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसके बारे में जानकारी आपको रहना है। चलिए अगली बात देखते हैं। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। देखिए यहाँ पर संख्या 0 से शुरू हो रही, शून्य से प्रारंभ हो रही है और कहाँ तक जा रही है? ये संख्या अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो होती है उनको पूर्ण संख्या कहा जाता है और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। अगली बात, संख्याओं में पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बात हुई? तो ये देखिए यहाँ 0 है, इसके इधर चलते हैं तो ये संख्या पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक संख्या होती है, 1 2 3 4 से लगाकर अनंत तक। तो ये सारी संख्या है इधर वाली संख्या, और ये कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या मतलब -1 -2 इधर जो भी संख्या आती है ये सभी किसके अंतर्गत आती है? पूर्णांक के अंदर आती है। आगे लिखा है इसने कि जिसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं हो, मतलब पॉइंट वाली संख्या इसके अंदर नहीं होना चाहिए। बाकी जितनी भी संख्याएं होती है सारी संख्याएं पूर्णांक होती है और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे लिखा है पूर्णांक दो प्रकार का होता है। पूर्णांक आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। पहला प्रकार धनात्मक पूर्णांक, दूसरा प्रकार पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक। अब इनकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह सम्मिलित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी संख्या इसके अंदर आ रही है आगे अनंत तक ये संख्या जाएगी, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या आएगी सभी कैसी होगी? धनात्मक संख्या होगी। इसके अंदर माइनस वाली संख्या इसके अंदर नहीं आएगी। ये आपकी कौन सी परिभाषा हो गई? धनात्मक पूर्णांक हो गई। अगली परिभाषा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर जिसमें जितनी भी माइनस वाली संख्या होती है, चाहे माइनस का 50 हो ये इसके अंदर आएगी, माइनस का 100 इसके अंदर आएगी। मतलब देखिए संख्या रेखा होती है, वहां पर 0 से इधर वाली संख्या माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है वो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक होती है, और इस 0 से इधर वाली संख्या पॉजिटिव, ये जितनी भी संख्या होती है अनंत तक, ये सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पॉइंट के रूप में दे रखी है, शून्य 0 न तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आता है और न ही इसको ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत लिया जाता है, परंतु फिर भी यह 0 जो है ये एक पूर्णांक होता है। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पॉइंट में लिख लीजिए, काम आएगी। चलिए आगे परिभाषा देखते हैं। चौथी परिभाषा हमारी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? तो ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनको P बटा क्यू का अर्थ क्या होता है? P बटा क्यू का अर्थ होता है अंश बटा हर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर या P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसी जो संख्या होती है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहली संख्या है 3/5, तो 3 आपका अंश हो गया, और ये नीचे हर है 5, ये आपका क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। मतलब ये संख्या आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, क्या 3 परिमेय संख्या होगी क्या? तो देखिए किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं। 3/1 का मतलब 3 ही होता है, तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर अगला उदाहरण दे रखा है 0.3 और 3 के ऊपर बार है, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, तो इसको अपन लिखते कैसे हैं? तो 3, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसको बटे में उतनी बार लिख लेते हैं 9।
ठीक है, अब ये संख्या बन गई 3/9, 3 आपका अंश हो गया, 9 आपका हर हो गया, मतलब ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है। अगला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है 0.63 और 6 3 के ऊपर बार है, इसको क्या हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ संख्या है 6 3, मतलब यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो नीचे बटे में कितनी बार 9 आ जाएगा? 2 बार 9 आ जाएगा, तो ये बन गया 63/99 और ये 63 आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, मतलब अंश हो जाएगा, 99 आपका क्यू हो जाएगा, मतलब हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण जो है ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जिनको अंश बटा हर या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो होती है वो आपकी कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अंडर रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगला उदाहरण दे रखा है अंडर रूट 2 प्लस 2, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक उदाहरण आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो आपको याद रखना है कि पाई का जो मान होता है 22/7, ये आप 22/7 देखकर इसको परिमेय संख्या मत लगा देना, क्योंकि ये इसका यथार्थ मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगली संख्या देखते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सामूहिक रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब जिसके अंदर परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, ऐसी संख्याएं जो होती है उनको वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है अंडर रूट 2, ये आपकी वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्या होती है सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या का प्रकार है आपका अभाज्य संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपको आगे तक काम आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो, ऐसी संख्या जिनको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है? जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त उस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे उदाहरण यहाँ पर 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और केवल 2 में 1 स्वयं का भाग जाएगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण दे रखा है 3। तो देखिए 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, 3 में केवल 1 का भाग जाएगा, मतलब 3 में 3 और 1 का ही भाग जाता है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 का सभी संख्याओं में भाग जाता है और दूसरी किसी भी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद रखना है कि 2 होती है। अगला प्रश्न आपका अभाज्य संख्या से संबंधित हो सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपको बताना है कि 3 जो है ये आपकी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न आपका इसमें बन सकता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो आपको डायरेक्ट तो याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अगला प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि 1 से 50 तक विषम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 14 अभाज्य संख्याएं जो होती है वो विषम अभाज्य संख्या 1 से 50 तक। इसमें केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन क्या है? अभाज्य संख्या भी है। तो आपकी 15 टोटल होती है, उसमें से एक सम है, तो उसको माइनस कर देंगे तो 14 विषम अभाज्य संख्या 1 से 50 तक रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 50 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 50 से 100 तक, देखिए यहाँ पर देखिए हमने संख्या भी लिख रखी है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। तो 50 से 100 तक 10 कौन कौन सी होती है? 53 होती है, 59 होती है, 61 होती है,
67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये 10 संख्या ऐसी संख्या है जो 50 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएगी। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार से 50 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इससे संबंधित कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एकमात्र जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसमें केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 50 होती है। कौन कौन सी होती है ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 2, 3, 5, 7, ऐसे करते हुए ये संख्याएं जो है 25 आपकी 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कक्षा 10वीं में आप यकीन मानेंगे कि आपका जो स्कोर रहेगा इस बार 95 प्लस ही रहेगा। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और वो लाइक करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या भाज्य संख्या। अगली संख्या का प्रकार है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा, देखिए किसी भी संख्या में स्वयं का और एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। इसके अलावा यदि तीसरी संख्या का किसी संख्या में भाग जा रहा है, मतलब वह संख्या किसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अर्थात एक परिभाषा और बता सकते हैं आप, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड निकाले जा सके उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछी जाती है, ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है 4, क्योंकि देखिए 4 जो है, 4 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, 4 में 1 का भाग तो जाता है। ये दोनों कंडीशन तो हर संख्या के साथ होती है, लेकिन देखिए 4 के अंदर आपका 2 का भी भाग चला जाता है, इस कारण से ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे 12 में यदि हम देखें कि 12 में 12 का भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में 1 का भाग जाता ही है। ये दोनों कंडीशन हर संख्या के साथ होती है, लेकिन आप देखेंगे कि 12 के अंदर 3 का भी भाग चला जाता है, 12 के अंदर 4 का भी भाग चला जाता है, 12 के अंदर 2 का भी भाग चला जाता है। इस कारण से ये जो संख्या हो जाएगी, ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो कम से कम स्वयं और एक के अलावा तीसरा इसका क्या होना चाहिए? जिस संख्या से भाग चला जाए वह संख्या आपकी भाज्य संख्या रहेगी। इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको डायरेक्ट? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने आपको बता दी, याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली विषम भाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 9 होती है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है भाज्य संख्या से संबंधित कि 1 से लगाकर 50 तक, 1 से लगाकर 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न कि 1 से लगाकर 50 तक भाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 34 संख्या ऐसी है 1 से लगाकर 50 तक जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखते हैं। एक अंक की भाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा कि एक अंक की भाज्य संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी संख्या ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है और केवल एक अंक की है? तो देखिए 4 भाज्य संख्या एक अंक की है। अगली संख्या भाज्य संख्या 6, ये एक अंक की संख्या है। अगली संख्या भाज्य संख्या 8, ये एक अंक की संख्या है। अगली संख्या 9 भाज्य संख्या, ये एक अंक की संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 संख्या है जो एक अंक की भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका डायरेक्ट बनेगा, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या देखते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? चलिए इसको देखते हैं। ऐसी संख्याओं का समूह जिनका HCF
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में बोला जाए कि जिनका मस कितना आए? एक आए, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समापवर्तक एक आए या HCF एक आए, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखिए 5 और 9, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि यदि आप इनका HCF निकालेंगे, मस निकालेंगे, तो मस कितना आएगा? एक आएगा। और ऐसी संख्याओं का समूह जिनका HCF या मस एक आता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? असह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं हम गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। तो जब आपको कोई संख्या दे रखी है और उसका बोला जाए कि गुणनखंड निकालना है, मतलब फैक्टर करना है, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है 12, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 12 के अंदर इकाई अंक देखना है 2, तो 2 में 2 का भाग जाता है, तो पहली संख्या सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा। 6 में फिर 2 का भाग चला जाता है, तो 6 में भाग देंगे 2 का तो 3 बार चला जाएगा। 3 में फिर 3 का ही भाग जाता है, तो 3 का 3 एकम 3। तो 12 की गुणनखंड क्या हो गए? तो 12 की गुणनखंड हो गए 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या यहाँ दे रखी है 64, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 64 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2, इससे 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूना 64। ठीक, फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग फिर से देंगे, 16 दूना 32। फिर से 2 का भाग चला जाएगा तो 2 से इसमें भाग देंगे 16 का, तो ये कितना? 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार चला जाएगा। 8 में फिर 2 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा। 4 में फिर 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 64 के जो गुणनखंड आ गए, तो 64 बराबर, देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं। आया समझ में? चलिए अब आगे सीखेंगे हम कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालना, एलसीएम का सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? एलसीएम का पता होना चाहिए कि एलसीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको शॉर्टकट बोलते हैं लस, या हिंदी में अगर पूरा लिखा जाए तो लघुत्तम समापवर्तक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए हम हमको यहाँ पर दो संख्या दे रखी है 6 और 20, इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, अगली संख्या 20 है, 20 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5, ये आपका क्या आ जाएगा? इस 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 कामा 20, 6 कामा 20 लिखेंगे। और एलसीएम होता क्या है? तो सबसे सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, क्या लिखना है? सभी सभी अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंडों की सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, उच्चतम 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 घात। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, तो ये 2 एक बार है, ये 2 2 बार है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको तो ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा? 2 गुणित 3। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणित 5 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो सबसे क्या लिखा था हमने? सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात को लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की घात 2 को ले लेंगे, गुणित यहाँ पर 3 है, 3 और कहीं नहीं है तो 3 इसके अंदर ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे, तो ये इन सभी का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से गुणा, और इसका गुणा होगा 5 से, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आपका क्या आ जाएगा? 6 और 20 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। दो संख्या हमें दे रखी है 24 और 36, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको साइड में ले लेते हैं। तो
24 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले ये रफ करना है। 12 से इसमें भाग चला जाएगा 2 का, 12 में 2 का भाग फिर जाएगा 6 बार, 6 में भाग चला जाएगा 2 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार भाग चला जाएगा। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 एक बार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली संख्या थी हमारे पास 36, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 36 2 से भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, सॉरी 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, ये 2 से भाग जाएगा 9 दूनी 18, फिर 3 से भाग जाएगा 3 तिया 9, 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो 2 2 बार, 2 गुणित 2, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, 3 गुणित 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 बार आया इसलिए 2 को 2 बार लिखना है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 भी 2 बार है इसलिए इसको भी 3 की घात 2 लिख देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एलसीएम निकालना है दो संख्याओं का, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 कामा 36, 24 कामा 36 का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, तो हमको लिखना है सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात जो होती है वो एलसीएम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हमको उच्चतम घात को लेना है। तो 2 की घात 2 को नहीं लेंगे, 2 की घात 3 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 की घात 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, और यहाँ 3 की घात 2 है, तो बड़ी घात को लेंगे, तो यहाँ 3 की घात 2 को लेंगे। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और गुणित 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 8 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। मतलब हमें जो दो संख्या दे रखी थी 24 और 36, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। अब देखेंगे कि हम एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो उसमें मान जो होता है वो बड़ा आता है, मान जो होता है वो बड़ा आता है। और एचसीएफ में मान कैसा आता है, जो वैल्यू आती है वो छोटी आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्या है 12 और 72, इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 12 और 72 का आपको क्या बोला है, एचसीएफ निकालने का बोला है। तो किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 12 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये क्या हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको अपन लिख सकते हैं 2 2 12 है इसलिए इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणित 3 लिखा जाएगा। अगली संख्या है 72। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड में आपको निकाल के बता देता हूँ, आपको रफ में निकालना है। तो 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 दूना 72, 2 में 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 दूना 36, 18 बार चला जाएगा। 2 का फिर इस 18 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो जो गुणनखंड आए वो क्या आ गए, 3 बार 2 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार, गुणित 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 3 गुणित 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 3 बार आया है इसलिए इसको लिखेंगे 2 की घात 3, गुणित 3 2 बार है इसलिए इसको 3 की घात 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, सवाल में बोला है आपको कि एचसीएफ निकालना है। दो संख्याएं आपके पास है 12 और 72, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ ध्यान से समझना कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों सबसे सबसे न्यूनतम घात या छोटी घात, सबसे छोटी घात जो होती है वो आपकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। क्या लिखा सर आपने,
तो जो उभयनिष्ठ होना चाहिए मतलब कॉमन होना चाहिए। 2 की घात 2 यहाँ पर है, 2 की घात 3 यहाँ पर, मतलब 2 कॉमन है। अब यहाँ पर छोटी घात को हम लेंगे तो 2 की घात 2 बड़ी है कि 2 की घात 3 छोटी है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 2 की घात 2 है, इसलिए 2 की घात 2 को ले लेंगे। अब यहाँ 3 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो हम छोटी घात को लेते हैं एचसीएफ में, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 या 12, अर्थात हमारी जो दो संख्या थी 12 और 72, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, या इसको मसा भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या, इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल थी उसको आज के इस वीडियो में हल किया। एक महत्वपूर्ण सूत्र इस अध्याय के अंदर आपके काम में आएगा, वो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। ये सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाएगी, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र का भी आपका इस अध्याय में जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी थी उसको आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।